जरा सोचिए, अगस्त 1947 का महीना है। दिल्ली में एक बंद कमरे में एक आदमी एक नक्शे पर झुका हुआ कुछ लकीरें खींच रहा है। ये एक ऐसे देश का नक्शा है जिसे उसने अपनी आंखों से कभी देखा तक नहीं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पेंसिल से निकली ये लकीरें आने वाले कुछ ही हफ्तों में 2 करोड़ लोगों को उनके घरों से बेघर कर देंगी और लाखों लोगों की जान ले लेंगी। आज की हमारी पड़ताल में हम भारत के बंटवारे और फिर उसके एकीकरण की इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये काम कितना नामुमकिन था, वो मनमानी लकीर आखिर खींची कैसे गई और फिर उसकी क्या भयानक कीमत चुकानी पड़ी। हम कलकत्ता में हुए एक चमत्कार को जानेंगे, रियासतों की पहेली को सुलझते हुए देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक ही वक्त में एक बड़ी त्रासदी और एक बड़ा चमत्कार दोनों साथ साथ हो रहे थे। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्स है, उनका नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ। वो लंदन के एक बहुत ही सम्मानित वकील थे। उन्हें इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो निष्पक्ष माने जाते थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर 40 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला सिर्फ एक पेंसिल से कैसे किया जा सकता था? ये काम इतना बड़ा था, इतना मुश्किल कि ये लगभग नामुमकिन लगता था। और देखिए, विडंबना ये थी कि रैडक्लिफ का भारत से अनजान होना ही ब्रिटिश सरकार की नज़र में उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनका मानना था कि जिसे यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। फैसला भले ही बिना पूरी जानकारी के हो, पर होगा निष्पक्ष। तो सवाल ये है कि ये नामुमकिन सा काम आखिर किया कैसे गया? सच तो ये है कि बंटवारे की पूरी प्रक्रिया ही एक भयानक सपने जैसी थी। एक तो समय की जबरदस्त कमी थी और ऊपर से रैडक्लिफ को जो नक्शे और आंकड़े दिए गए थे, वो भी पुराने और भरोसे के लायक नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने रैडक्लिफ को बुलाकर बस इतना ही कहा था, देखो, भारत का मामला काफी सीधा है, तुम्हें बस एक लकीर खींचनी है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, जमीनी हकीकत उतनी ही ज्यादा जटिल और भयानक थी। इस मुश्किल को समझने के लिए लाहौर का उदाहरण देखिए। यहाँ किसी भी एक समुदाय का साफ बहुमत नहीं था। हिंदुओं और सिखों की संपत्ति और कारोबार ज्यादा थे, लेकिन मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी ज्यादा थी। बहुत सोचने के बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान को एक बड़ा शहर मिलना ही चाहिए, इसलिए लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। और बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बंटवारा तो हर चीज का हो रहा था। सरकारी दफ्तरों की फाइलों से लेकर मेज कुर्सियों तक, लाइब्रेरी की किताबों से लेकर टाइपराइटर तक। हद तो तब हो गई जब बंगाल सरकार की मंगवाई हुई 60 बत्तखों का भी बंटवारा हुआ। ये पूरी प्रक्रिया कितनी बेतुकी हो चुकी थी, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। तो एक तरफ ये कागजी कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ जब आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को उस लकीर का ऐलान हुआ, तो सड़कों पर जो हुआ वो इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। 2 करोड़ लोग, हिंदू, सिख और मुसलमान, रातों रात अपने ही देश में, अपने ही घर में अजनबी हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर एक नई अनजानी सीमा के पार जाने पर मजबूर कर दिया गया। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। इस बंटवारे ने जो हिंसा भड़काई, उसका पैमाना भी भयानक था। अनुमान है कि करीब 20 लाख लोग मारे गए। हालात को संभालने के लिए 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी, लेकिन वो इस तबाही को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। उस नफरत और वहशत की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो सोचिए उन गोस्ट ट्रेन्स के बारे में। लाशों से भरी हुई ट्रेनें जो सीमा के दोनों पार से आ जा रही थीं। अमृतसर पहुंची ऐसी ही एक ट्रेन पर लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारा स्वतंत्रता का तोहफा है। लेकिन जब पंजाब नफरत की इस आग में जल रहा था, तब एक और बड़ा शहर था जहां एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। चलिए अब कलकत्ता की ओर चलते हैं, जहां महात्मा गांधी ने अकेले ही वो कर दिखाया जो हजारों की फौज नहीं कर पाई। पंजाब के हालात देखकर माउंटबेटन पूरी तरह हताश हो चुके थे। उनके पास कलकत्ता भेजने के लिए कोई सेना नहीं थी। तब उन्होंने गांधी जी से गुहार लगाई और कहा, मेरे पास कोई फौज नहीं है, आप ही मेरी 1 मैन बाउंड्री फोर्स होंगे। और गांधी जी ने जो किया वो सच में एक चमत्कार था। उन्होंने सबसे पहले एच.एस. सुहरावर्दी, जिन्हें कलकत्ता का कसाई कहा जाता था, के साथ रहना शुरू किया। ये एक बड़ा संदेश था। फिर भी जब हिंसा भड़की
तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए और महज 73 घंटों के अंदर शहर के बड़े बड़े दंगाई गिरोहों के नेता आए और उन्होंने अपने हथियार गांधी जी के कदमों में रख दिए। इसे ही कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। तो एक तरफ ये बंटवारे की त्रासदी चल रही थी और ठीक उसी वक्त एक और बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाए खड़ी थी। ये चुनौती थी 565 आज़ाद रियासतों को भारत में शामिल करने की। सरदार पटेल को एक डर था। उन्हें लगता था कि अगर ये सारी रियासतें आज़ाद हो गई तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज़ जैसा दिखेगा, जिसमें जगह जगह छेद होंगे। उन्होंने इन रियासतों को सेब की एक टोकरी कहा था और उनका मिशन था कि हर सेब भारत की इस टोकरी में ही आए। ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाज़ा जोधपुर की इस घटना से लगाइए। वहाँ के युवा राजा पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना चुके थे। जब वीपी मेनन और माउंटबेटन ने दखल दिया तो राजा ने विलय पत्र पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन फिर गुस्से में मेनन के सिर पर अपनी पिस्तौल तान दी। और फिर आता है जूनागढ़ का मामला। ये कहानी तो और भी अजीब है। वहाँ के नवाब को अपने 2000 कुत्तों से जुनून की हद तक प्यार था। उन्होंने अपनी हिंदू बहुल रियासत का विलय पाकिस्तान में कर दिया। पटेल ने फौरन सेना भेजकर रियासत को घेर लिया और नवाब साहब, वो अपनी प्रजा को छोड़कर अपने प्यारे कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, कश्मीर। देखिए, कश्मीर की स्थिति बहुत अलग थी। यहाँ राजा हिंदू थे, आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी और राजा का सपना था एक आज़ाद कश्मीर का। इसी बीच कबायली हमला हुआ, जिसके बाद राजा ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया और यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत हुई जो आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है और जिसने नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को जन्म दिया। और ये सब हमें 1947 के सबसे बड़े विरोधाभास पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही थी। बंटवारा एक भयानक, दिल दहला देने वाली त्रासदी थी, तो वहीं 565 रियासतों का भारत में विलय एक असाधारण राजनीतिक चमत्कार था। एक ही समय पर हुई ये त्रासदी और ये चमत्कार, इन्हीं दोनों ने मिलकर उस भारत को बनाया जिसे हम आज जानते हैं।